dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। ये dx थिकनेस की हमने स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब इस पे बस आप लिख दोगे, छोटा सा फ्लक्स इसमें से जो जा रहा है डी फाई, ठीक है ना, वो हो जाएगा b यहाँ पे जो है, जो कि क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई की जगह आई नॉट टी स्क्वायर बाय 2 पाई एक्स, एक्स डिस्टेंस पे गए हैं क्योंकि हम, ये हो गया b डॉट ए, एरिया स्ट्रिप का आप देख सकते हो b इंटू डी एक्स। इसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, b से लेके a प्लस b तक, आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट, ठीक है ना, टी स्क्वायर, यहाँ पे टी को कांस्टेंट मान सकते हो, बाय 2 पाई, बी भी बाहर, एल एन एक्स, एल एन एक्स में पुट करेंगे तो एल एन ए प्लस बी बाय बी। ये आपको मिल गया टोटल क्या, फ्लक्स। समझ आई बात? बस अब ईएमएफ क्या आ जाएगा, डी फाई बाय डी टी। डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो म्यू नॉट आई नॉट बी टी बाय पाई एल एन ए प्लस बी बाय बी। ठीक है ना, कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, बस फ्लक्स निकालना था, फ्लक्स पहले ही निकालना सीख चुके थे। अब कुछ लोग ये पूछते हैं मेरे से कि फाई को पहले आप इंटीग्रेट करते हो फिर डिफरेंशिएट करते हो तो सेम ही वैल्यू तो आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, पहले आप इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो फिर आप डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में करते हो। ठीक है, तो पहले मैंने टी को कांस्टेंट क्यों मान लिया, क्योंकि मैं किसी एक इंस्टेंट पे फ्लक्स लिख रहा था, समझ आ रही ना बात, तो एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने किसी एक इंस्टेंट पे टी को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन किया है, तो पहले इंटीग्रेशन में टी कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा एज इट इज, एक्स को इंटीग्रेट करना, और दोबारा में डिफरेंशिएट किसको करना है, टी को। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जहां हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जो कि स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से और t इक्वल टू 0 पे एक स्क्वायर लूप जस्ट एंटर कर रहा है, तो आपको ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। ईएमएफ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका लूप थोड़ा थोड़ा अंदर जाता रहेगा, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि t इक्वल टू 0 की सिचुएशन तो ये थी, पर किसी टाइम t पे लूप हमारा थोड़ा सा अंदर जा चुका है, ये लूप अंदर जा चुका है, तो इसी में से सिर्फ फ्लक्स आएगा। अच्छा, t टाइम में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका vt, है कि नहीं है, क्योंकि v स्पीड से चल रहा है, ये आगे वाला जो एज है v स्पीड से चल रहा है, तो t टाइम में कितना चलेगा, vt चलेगा। ये लेंथ l है, ये लेंथ l है 90 डिग्री। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं इससे t टाइम पे, फ्लक्स आ जाएगा b जो कि कांस्टेंट है b नॉट इंटू एरिया जो कि है l इंटू वी टी। बस ईएमएफ अगर आप लिखते हो डी फाई बाई डी टी तो वो आपको मिल जाएगा कितना, b नॉट वी एल। अच्छा, ये कब तक रहेगा, क्या ये जीवन भर तक रहेगा, नहीं, तो इसलिए मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोला था, आपको लिखना था कि ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी b नॉट वी एल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू l बाई वी। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जब ये पूरा लूप अंदर आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जिस समय पर ये पूरा लूप अंदर आ गया, अब तो आप देख सकते हो कि एरिया भी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, अब थोड़ी ना फ्लक्स का एरिया बढ़ेगा, तो फिर ईएमएफ भी क्यों आएगा, तो फिर हम आगे क्या लिख देंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू 0 फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सॉरी t इज इक्वल टू l बाई v टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी। आगे पूरे जीवन भर के लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आई क्या बात? ठीक है ना, ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये शायद क्लियर होगा सभी को। फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, बेटा ऐसा सवाल, फ्लक्स का फॉर्मूला आप समझो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। डायरेक्शन बोल रहे हैं लेंस के अंदर, डायरेक्शन लेंस के अंदर सेंस रेट ऑफ चेंज का बोला जा रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज से मतलब है। क्या फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अब अंदर की तरफ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, फ्लक्स है किस तरफ, फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, तो मुझे उसे अपोज करना है, बेसिकली मैं रेट ऑफ चेंज को अपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम उस तरह से नहीं बोलेंगे, पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, तो वो बोलने का तरीका है बस। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन पे चल लेते हैं आगे। वही करेंगे हम, t इक्वल टू टी की सिचुएशन पे ड्राइंग बना दो, तो कुछ हद तक लूप अंदर जा चुका होगा इस तरह से। ठीक है ना, टी टाइम में ये लेंथ कितनी हो गई होगी, तो ये हमें पता है वी टी हुई होगी। ठीक है, ये एंगल थीटा फिक्स है आपका,
और आपको क्या पता है tan थीटा अगर मैं स्टार्टिंग से लिखूं तो वो है आपका 2l/l यानी कि 2, और जितना ट्रायंगल अंदर जा चुका है क्योंकि फ्लक्स तो सिर्फ इसमें है, इसका tan थीटा मैं अगर लिखूं तो वो मुझे मिल जाएगा, ये हाइट है अगर h तो h/vt, यहाँ से h की वैल्यू मुझे मिल गई 2vt। समझ आया? तो इस समय पे अगर आप फ्लक्स लिखो इसका तो फ्लक्स यहाँ पे जो हो जाएगा, फ्लक्स होगा b जो कि b नॉट है इंटू एरिया ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस है vt और हाइट है 2vt। यह है आपके पास फ्लक्स, यानी कि b नॉट v स्क्वायर t स्क्वायर, ये है फाई। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा भाई? ईएमएफ हो जाएगा अपना डी फाई बाई डी टी, यानी कि 2b नॉट v t स्क्वायर। करंट की डायरेक्शन बता सकता है कोई? करंट की डायरेक्शन लगे हाँ तो वो भी देख ही लेते हैं, फटाफट बता दो। इतना टाइम नहीं है। तो करंट अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, आप क्या करना चाहते हो? घटाना चाहते हो तो खुद बाहर बनाओगे, थंब बाहर रख लो, करंट आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि बैटरी कैसी बनी होगी, कहीं भी बना दो इस तरह से बैटरी बनी होगी। चलो देख लो, यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स देखो क्या आएगा, आपको दिख रहा है बी नॉट, ये कांस्टेंट है, एरिया एरिया भी कांस्टेंट है भाई पाई आर स्क्वायर, पर इनके बीच का एंगल बदलेगा। अभी आप इनिशियली अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी नॉट माइनस के कैप, पर एरिया वेक्टर अगर मैं बोलूं तो एरिया वेक्टर है पाई आर स्क्वायर, कोई सा भी ले सकता हूं मैं माइनस के कैप ही ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ओमेगा के साथ ये चीज घूम रही है अबाउट डायमीटर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया वेक्टर घूम रहा है ओमेगा से। तो अगर एरिया वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना एंगल घूम लेगा वो? टी टाइम में हमारा एरिया वेक्टर एंगल जो घूम लेगा वो होगा ओमेगा टी। तो बेसिकली इनके बीच का एंगल क्या आने वाला है टी टाइम के बाद? ओमेगा टी। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्लक्स हो जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। बस अब आपको पता है ईएमएफ ये हो जाता है डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा, माइनस साइन रहेगा एक, साइन ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हटा देंगे। ये आपके पास आ गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना। जो हमारा जेई एडवांस का लास्ट टॉपिक होता है एसी करंट, एसी, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये आपके पास एक लूप रखा है, कंडक्टिंग लूप है, एक आपके पास बार मैग्नेट है, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, इसका फ्री फॉल कराया जा रहा है, और यहाँ है आदमी की आंख। ये आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था आपका एक्सेलरेशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग लूप और आफ्टर क्रॉसिंग लूप। लूप को पार करने से पहले और लूप को पार करने के बाद। तो ए ऑप्शन है आपका ए इज इक्वल टू जी, बी ऑप्शन है आपका ए ग्रेटर देन जी, सी है ए लेस देन जी, डी मुझे पता नहीं है, ए है ए इक्वल टू जी। सेम ऑप्शन है, बता दो भाई क्या आंसर आ जाएगा दोनों केस में। ऊपर से आपने छोड़ा था, ठीक है ना। चलो एक और चीज भी इसमें जोड़ लेते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बता दो आप, और दूसरा क्वेश्चन बता दो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन बाय आई, बिफोर में और आफ्टर में। आराम से सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ कर दिया। चलो देख लो भाई। तो अभी क्रॉस करने से पहले तो दोनों ही केस में मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट बना लेता हूँ। तो बिफोर के लिए मैग्नेट कैसे बनने वाली है? ऐसे, ठीक है ना, ये बिफोर का केस है। तो आपकी मैग्नेट नीचे गिर रही है तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो लेंस लॉ के हिसाब से आपको नॉर्थ पोल को क्या करना है? दूर भेजना है। तो वो कैसे पॉसिबल है जब यहाँ नॉर्थ इंड्यूस हो जाए और यहाँ साउथ इंड्यूस हो जाए? तो ऐसा करने पे ऑब्वियसली इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर। जो मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि हम अपोज करना चाह रहे हैं, मैग्नेट पास आ रही है, आप दूर भेजना चाह रहे हो, तो ये लेंस का फोर्स कहाँ लग रहा है? मतलब लेंस के लॉ के साथ जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ फोर्स mg से कम हो जाएगा।
तो एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा वो हो जाएगा mg माइनस फोर्स जो मैग्नेटिक ऊपर लग रहा है बाय g, यानी कि a विल बी लेस देन g। तो सी आंसर था इसका। समझ आई बात? डायरेक्शन ऑफ करंट की यही बात कर लूं मैं, तो आप देख सकते हो आपकी आंख को क्या देखा है, साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब एस बना के देख लो फटाफट। एस का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज करंट, तो ए हो गया आंसर इसका। अब बात करते हैं मैग्नेट पार कर गई है। जब आपकी मैग्नेट इस लूप को पार कर जाएगी, यहां पहुंचेगी कुछ, तो वो इस तरह से नीचे जा रही होगी, है कि नहीं, फ्री फॉल हो रहा है उसका। तो आप अपने लूप के अंदर मैग्नेट इस तरह से बनाओगे। अब देखो हो क्या रहा है, आपका साउथ पोल दूर जा रहा है, तो आपको उल्टा करना है। अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो आपको पास लेके आनी है। साउथ को पास लेके आने के लिए मुझे यहाँ कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, नॉर्थ, और यहाँ बनाना पड़ेगा साउथ। अब क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है और मैं उसे पास बुलाना चाह रहा हूं, तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा, ऊपर की तरफ, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएंगे ये। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स बाय g, यानी कि इट विल बी लेस देन g। और डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो आपको दिखाए n का मतलब क्या है, एरोज बना लो, एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर होना चाहिए था। तो काफी लोगों का सब कुछ सही हुआ है, ठीक है ना। सिंपल चैप्टर में फिर से कह रहा हूं, पर कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आप रेगुलर नहीं होगे और ध्यान नहीं दे रहे होगे। तो समझ आया? ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, पर इसने अपनी डायरेक्शन बदली। ऑल्टरनेटिंग होने के लिए जो टाइम पीरियड होता है ना ऑल्टरनेट होने का, वो भी फिक्स होना चाहिए। कंडीशंस होती हैं कुछ ऑल्टरनेटिंग होने की, ठीक है। तो हाँ, ये डायरेक्शन बदल रहा है अपनी। आगे बढ़ जाएंगे भाई, किसी को डाउट यहाँ तक? तो अभी तक हमें ये पता लगा है कि क्लोज कंडक्टिंग लूप है, समय के साथ अगर फ्लक्स बदल रहा है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है, लूप नहीं है, सिर्फ कंडक्टिंग रॉड है, और आपने उसे कोई स्पीड दे दी है v, किसी मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिए, ठीक है ना। लेंथ है आपकी रॉड की l। तो पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली इसमें करंट तो आ नहीं सकता। क्यों करंट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई क्लोज सर्किट नहीं है, ठीक है। तो हवा में सिर्फ रॉड हो तो उसमें करंट तो नहीं आ सकता। पर पूछा जा रहा है कि क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब हुआ क्या इस रॉड का पोटेंशियल सेम होगा हर पॉइंट पे या अलग अलग होगा। तो वही हम यहाँ से पता करते हैं मोशनल ईएमएफ से। तो ऐसा देखा गया कि इस रॉड के लिए ऊपर वाला पॉइंट जो था वो हायर पोटेंशियल पे था, और लोअर वाला पॉइंट जो था वो लोअर पोटेंशियल पे था। समझ आई बात? ऊपर वाला पॉइंट हायर, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आ रहा है उसे हम यहाँ पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मैंने स्पीड दे दी है क्या, v। अब देखो रूम टेम्परेचर पे हमें पता है कि किसी भी रॉड के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम उनको क्या मान सकते हैं, रेस्ट पे मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी निकल के क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, ठीक है ना। ये पॉइंट में p बोल देता हूँ, ये पॉइंट में q बोल देता हूँ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रेस्ट पे मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरह से रेस्ट पे बैठे हुए थे। लेकिन अगर मैं देखूं तो रॉड जो है राइट की तरफ चल रही है v स्पीड से, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ चल रहे हैं v स्पीड से। ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार बोल पाऊंगा, लंबा डेरिवेशन। सारे इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ चल रहे हैं v स्पीड से। अब क्योंकि रॉड मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्ज के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लगता है। अच्छा भाई, कहां लगेगा फोर्स, तो v क्रॉस b से देख सकता हूं मैं। आप इलेक्ट्रॉन के लिए राइट हैंड रूल से v क्रॉस b करते हो, आपको पता लगता है कि डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, लेकिन ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इन पे फोर्स लग रहा है कहां, नीचे की तरफ। तो पहले किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दे दो, आपने उस इलेक्ट्रॉन को देखा कि उसके ऊपर फोर्स लगा नीचे। ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन चल के आएगा और मैक्सिमम कहां आके बैठ जाएगा, यहां आके बैठ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड पे शिफ्ट हो गया है, तो दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसे ही ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो इन्होंने क्या क्रिएट किया है, एक पोलैरिटी का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हो एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ चुके हैं कि कहीं पर भी अगर पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाए
तो वहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो इस रॉड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन के सेपरेशन की वजह से या मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाती है ई। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अगला इलेक्ट्रॉन है यहां पर, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा। और मैं कह सकता हूं कि इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन नेट एक्सीलरेट किधर होगा, नीचे की तरफ, और वो भी आके कहां बैठ जाएगा, नीचे। ऐसा करने से पोलैरिटी का डिफरेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो अब अगले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, पर आएगा तो वो नीचे ही। इस तरह से चार्ज क्या होता रहता है, जब तक मैग्नेटिक फोर्स बड़ा रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स चल चल के नीचे आते रहते हैं। किसी एक इंस्टेंट पे क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ये इक्वल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे तो पोलैरिटी का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, फिक्स। पोलैरिटी का डिफरेंस हो गया फिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स थी ही। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना आ सकता था वो आ चुका होगा। क्या कहानी समझ आ रही है, हुआ क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े से एक जगह पे जाके इकट्ठे हुए, उन्होंने पोलैरिटी डेवलप की, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो यही चीज बस मैं यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा Q V क्रॉस B, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाना चाहिए Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, तो आप देख सकते हो लेंथ है L, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोल दूं डेल्टा V, ये है वैल्यू, इसे मैं कह देता हूं VP माइनस VQ। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी QE, उसे हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। फॉर्मूला पता है ना, तो ये हो गया डेल्टा V बाय L। ई से ई कट जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा, यानी जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, वो मिलेगा एल वी क्रॉस बी। समझ आई बात? नहीं नहीं, फिर एक बार रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बहुत पहले बोल दिया था स्टार्टिंग में। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एल डॉट वी क्रॉस बी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। एल डॉट वी क्रॉस बी, जहां पे एल वेक्टर आपका क्या हो जाता है, लेंथ के अलोंग एक वेक्टर हो जाता है, ठीक है ना। वी आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रॉड हो जाती है, बी आपको पता है क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और डेल्टा वी हो जाता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ आई क्या बात? तो ये थी पूरी कहानी। एल वेक्टर ऊपर या नीचे कैसे लिया जाए, तो एल वेक्टर बेसिकली आप कहीं भी ले लो, सेम ही बात है, ठीक है ना। एल वेक्टर कहीं भी ले सकते हो आप, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है आपको, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड की बात हम इससे करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंफ्यूज हो रहे हो तो रहने दो, चलो मैंने तो आगे भविष्य में काम आएगा इसलिए बता दिया, पर जब काम आएगा तब मैं बता दूंगा, तो तब शायद क्लियर हो जाए। तो एल लिख लो तुम, ठीक है, एल इंटू वी क्रॉस बी। अब संतुष्ट हैं सभी लोग? तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। याद रखना, इससे आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है ना। अब मैं अगर निकालना चाहूं कि डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, मैं बैटरी किस तरह से बनेगी, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, ये याद रख लो कि V क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन V क्रॉस B से मिलेगी। इतनी पूरी कहानी थोड़ी ध्यान में रखेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन गया होगा, वो नेगेटिव साइड हुई होगी, उसकी उल्टी साइड पॉजिटिव होगी। आप तो क्या करोगे, सिंपली जैसे ये जो क्वेश्चन था मेरा, इसमें रॉड इस तरह से मूव कर रही थी V, मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर B, जरा V क्रॉस B करके देखो। V, हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि आप V क्रॉस B से क्या देखोगे, डायरेक्शन देखोगे पॉजिटिव टर्मिनल की। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने V क्रॉस B किया,
ये ऊपर आया, ऊपर का मतलब ऊपर की तरफ रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे की तरफ रहेगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट Q है, तो कौन जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, जो पॉजिटिव साइड पे है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि Vp माइनस VQ, इसकी वैल्यू होगी क्या, L V क्रॉस B। समझ आ रहा है क्या सभी को? अब देखो मैंने डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ रही है ना बात? अगर आप V क्रॉस B में छोड़ दोगे तो ये तो वेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इससे स्केलर किस तरह से ला सकते हो आप? स्केलर लाने के लिए आपको L तो करना ही पड़ेगा ना, L डॉट V क्रॉस B। समझ आई बात? बस, तो इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। याद रखना क्वेश्चन में Vp माइनस VQ पूछा या VQ माइनस VP पूछा है, क्योंकि उल्टा पूछा होता तो आंसर आता माइनस L डॉट V क्रॉस B। ठीक है ना भाई? एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, या यहाँ पे एक सीधे सीधे रटने के लिए वो भी लिख सकते हो, इफ L V एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आता है BVL। इस तरह से रट के रखते हैं कुछ लोग, पर वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। समझ आ रही ना बात? अच्छा, अब देखो कितना कष्टकारी होगा इसे सॉल्व करना। आपको पहले V क्रॉस B, V और B के बीच का एंगल देखना पड़ेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए। फिर V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है उसका एंगल देखना पड़ेगा लेंथ के साथ, क्योंकि उसका कॉस थीटा आएगा। तो ये सब बेकार हो जाता है। इसलिए आप हमेशा क्या करो, जहां भी क्वेश्चन में आपको दिया गया हो B, V और L, आप ये श्योर कर लो कि तीनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। मैं मन से चूज कर लूंगा वो कंपोनेंट्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा, BVL। ठीक है ना? तो हमारा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, मुझे ये सब एंगल वेंगल के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ। ठीक है ना? तो मान लो ये रॉड है आपकी, जो इस तरह से मूव कर रही है वेलोसिटी से 30 डिग्री पे, और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैं मान लेता हूं अंदर की तरफ। ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है अपना B। मुझसे पूछा गया है VB माइनस VA क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले आप निकाल दोगे EMF। तो उसके लिए ध्यान क्या रखना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों से परपेंडिकुलर है ही, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि वेलोसिटी लेंथ से परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे लिखनी सिर्फ कौन सी वाली वेलोसिटी है, जो कि लेंथ से परपेंडिकुलर हो। तो वो तो कौन सी वाली है, V sin 30 डिग्री। बस, अब आपका डेल्टा V जो होता है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा BVL सीधे से। तो B V sin 30 डिग्री L, ये लेंथ अगर L थी, यानी कि BVL बाय 2। अब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के साथ बताना है, साइन के साथ। तो देख लो, अगर आपको बोला गया है VB माइनस VA, कौन बड़ा होगा मुझे ये निकालना है। अगर तो देखो V क्रॉस B अगर मैं करता हूं तो बैटरी आपकी इस तरह की बनेगी, तो A बड़ा था इसलिए आंसर आएगा माइनस BVL बाय 2। किसी को कोई डाउट है इसमें? मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि तीनों के आप वो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और V क्रॉस B से देख लो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आ रहा है। चलो भाई पहले देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो V क्रॉस B अगर मैं करता हूँ तो बैटरी जो आ रही है वो इस तरह की आ रही है। तो Q बड़ा है, P छोटा है, तो माइनस साइन तो फटाफट लगा लिया। अब देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही दिए हुए हैं, तो सीधे क्या आ गया, BVL। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक तो किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, समझ जाना पूरे रीजन में। ठीक है, ये मत बोलना नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बना बना के थक गए इसलिए। तो ये वेलोसिटी दी हुई है आपको 37 डिग्री, 37 डिग्री, A C D, मैग्नेटिक फील्ड B L L। यहाँ आपको बताना है VA माइनस VC, VC माइनस VD, VA माइनस VD। सबसे पहले तो पूरे लूप के लिए जो हमसे EMF पूछा गया है उसका आंसर तो बता ही सकते हैं। पूरे लूप के लिए तो EMF कितना आने वाला है, 0।
क्योंकि हमें पता है कि क्लोज कंडक्टिंग लूप को आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलाते हो तो नेट ईएमएफ जीरो ही आता है। नेट जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि हर ब्रांच में भी जीरो हो सकता है किसी ब्रांच में आ रहा हो। तो अगर मैं वी ए माइनस वी सी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं साफ देख सकता हूँ कि वी क्रॉस बी यहाँ पे बैटरी इस तरह की बन रही होगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सीधे से मैं बता सकता हूँ बी वी एल ये होगा मैग्नीट्यूड। लेकिन आप देख सकते हो ए लोअर पोटेंशियल पे, तो ये क्या आना चाहिए, माइनस बी वी एल आना चाहिए। अब वीसी माइनस वीडी की बात करें तो वीसी माइनस वीडी के लिए आप देख सकते हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम। जबकि हमने कह दिया था कि तीनों के कौन से कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम। मैं फोर्थ बताने लगा क्या, 3 करना था, अच्छा कोई बात नहीं, एक मैंने बता दिया, बाकी सब कर लो। थर्ड थर्ड में आप देख सकते हो कि इस तरह से एंगुलर हमें एक वायर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है। पहले वी ए माइनस वी सी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो सीधे सीधे। मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल जाएगा बी, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो या लेंथ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो, दोनों में ही साइन 37 आने वाला है, ठीक है। तो v साइन 37 इंटू एल, यानी कि 3 BVL/5 हमारा आंसर आएगा। बड़ा कौन होगा उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी किया, बैटरी ऐसी बनेगी, तो ए बड़ा है तो ये आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड में बोला गया है वी सी माइनस वी डी, ठीक है ना। फिर से लेंथ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो, तो ये आपको मिल जाने वाला है कितना, बी वी एल साइन 37 डिग्री, यानी कि 3/5 BVL। वी क्रॉस बी अगर कर लोगे तो आपको बैटरी इस तरह की दिख जाएगी, तो ये भी कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। वी ए माइनस वी डी की बात करें तो वी ए माइनस वी डी में आप देख सकते हो, दोनों को मैं क्या कर दूं, ये दो इक्वेशंस है ना हमारे पास, एक में तो मिला है हमें क्या, वी ए माइनस वी सी, और दूसरे में हमें मिला है वी सी माइनस वी डी। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो वी सी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, वी ए माइनस वी डी। तो वो आ गया दोनों का एडिशन, यानी कि 6/5 BVL। तो ये आंसर था हमारा थर्ड पार्ट का, जो कि काफी लोगों ने सही कर लिया। v cos 37 वायर के परपेंडिकुलर कैसे होगा विदित, v cos 37 तो मेरे भाई इसी के अलोंग नहीं आ जाएगा, लेंथ के अलोंग। भाई v cos 37 तो इसके अलोंग कंपोनेंट नहीं आ जाएगा। कोई एक चीज करनी है, ये नहीं कि एक बार लेंथ को परपेंडिकुलर कर लिया, एक बार वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर लिया, कोई एक चीज। क्लियर है सभी का। फोर्थ का बता दो भाई, एक तो मैं बता चुका हूं, फिर से बता दूंगा चलो मैं। हम्म तो फोर्थ में देखो, पूरे लूप का तो जीरो आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप लूप को मूव करते हो तो नेट ईएमएफ कितना आ जाता है भाई, जीरो आ जाता है। तो अब बात आती है कि वी ए माइनस वी सी कितना आएगा। तो देख सकते हो आप, ए और सी की जो लाइन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड तो क्या आने वाला है, बीवीएल आने वाला है। अब बड़ा कौन है ये देख लेते हैं, तो वी क्रॉस बी अगर आप करोगे, वी क्रॉस बी, तो वो आपको इस तरह की बैटरी बना के देगा, यानी सी बड़ा है, तो आंसर में एक माइनस होना चाहिए, तो माइनस बीवीएल वी ए माइनस वी सी हो जाएगा। दूसरा है वीसी माइनस वी डी, तो आप देख सकते हो कि सी और डी की लेंथ जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, और हमें पता है तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई भी दो चीज बी वी और एल में से कोई भी दो चीज अगर पैरेलल हो जाए तो ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। समझ आई बात। अब आपको चाहिए वी ए माइनस वी डी, तो देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ऐड करो तो वीसी कट जाएगा और बचेगा वी ए माइनस वी डी, तो ऐड करोगे वो आ जाएगा माइनस बीवीएल। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना भाई। दोनों को सिर्फ मैंने ऐड किया तो वी ए माइनस वी डी मुझे मिल गया कितना, माइनस बीवीएल। फिफ्थ ट्राई करो सभी लोग, फिफ्थ क्वेश्चन।
तो एक चीज सुन लो, चलो अभी ये बता देते हैं, ज्यादा डिले करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक नोट बताता हूँ आपको, नोट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो आपका फॉर्मूला आया है ईएमएफ का एल डॉट वी क्रॉस बी, उसमें जो एल वेक्टर है आपका वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हमने देखा था फोर्स में, कि फोर्स में जो आता था एल आई एल क्रॉस बी, तो उसमें एल आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते थे, तो कैसा भी अजीब सा शेप दिया हो वायर का, आप उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्लेस करके उस पर फोर्स निकाल सकते थे। सेम चीज यहां हो जाती है। ये वायर ए और ए डी निकालना था ना मुझे, वी ए माइनस वी डी, तो मैं इन दोनों को इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। एक तो एक मैं क्या कर सकता हूँ कि ए डी को रिप्लेस कर देता मैं एक वायर से, ए और डी, जिसमें ये लेंथ कितनी हो जाती, ये लेंथ हो जाती 2l sin 37, और बस यही हमारा आंसर हो जाता। समझ आ रही है बात? ये वेलोसिटी इस तरफ दे देते v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो सेम आंसर आ रहा है, bv 12 sin 37। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना होता है, आप उन दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हो और उनके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर में जहां भी एल वेक्टर लिखा गया है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, भले आप फोर्स निकाल रहे हो या आप ईएमएफ निकाल रहे हो। तो अब जैसे VC माइनस VA निकालना है ना, तो इस कर्व्ड सेक्शन को मैं भूल जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपली उन्हें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा। समझ आ रही है बात? पहले यूनिफॉर्म का कर लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। सुमित, ये रॉड बना दूंगा बस। अब क्या बचा जीवन में, ये 45 डिग्री है आपका, तो VC माइनस VA के लिए बेसिकली डायग्राम हो गया, ये आपकी रॉड हो गई, ठीक है ना, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये एंगल है 45 डिग्री। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी r√2। समझ आ रहा है? तो बस अब आप सिंपली लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, तो आ जाएगा r√2 sin 45, तो ये हो गया b v r√2 sin 45 डिग्री, यानी कि BVR। कौन बड़ा होगा ये देख लेता हूं मैं, VC माइनस VA मुझसे पूछा गया है, VC माइनस VA, तो देख लो रॉड के लिए बनाए, अगर V क्रॉस B अगर हम करते हैं तो इस तरह से बैटरी बन रही है, तो A बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस PVR। समझ आया? अब मुझे चाहिए VC माइनस VE। VC माइनस VE के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा भाई, सबसे आसान जीरो, क्योंकि लेंथ वेक्टर पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर के, कोई भी दो पैरेलल हो गए तो आंसर हमारा जीरो हो जाता है। VC माइनस VD डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना दूंगा मैं, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है v स्पीड से, ये एंगल 45 डिग्री है, तो BVL, लेंथ इसकी r√2 है, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा, तो ये मिल गया BV r√2 sin 45 डिग्री। अच्छा बड़ा कौन होगा, तो उसके लिए V क्रॉस B कर लो, बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे बैटरी बनेगी, C बड़ा है यानी ये पॉजिटिव आएगा, तो ये मिल गया हमको BVR। क्या इन तीन पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अगला है आपका, अगला है आपका VA माइनस VD, A और D के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा बनेगा, A और D को ज्वाइन कर दो भाई, जीवन पूरा आसान हो चुका है। वेलोसिटी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये तो पूरा परपेंडिकुलर ही है, बस V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालेंगे तो बैटरी कैसी बन जाएगी, तो बैटरी भाई ऐसे बन जाएगी, तो A बड़ा है यानी पॉजिटिव आएगा, कितना आ जाएगा, BV2R। अरे समझ पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत तो कुछ लिखो, शक्लें भी नहीं दिख रही, मुझे पता भी नहीं चल रहा है किसी को समझ भी आ रहा है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करना है भाई, बड़े आराम से, बहुत बढ़िया। तो अब चाहिए VC माइनस VE, ये फिर से कैसे आ गया तो ठीक है, जीरो आ जाएगा फिर से। हाँ, VA माइनस VE डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये आ गया। कितना हलवा हो चुका है सवाल, ये वेलोसिटी वही 45 डिग्री, तो ये फिर से वही BVR√2 sin 45 डिग्री। देखना बस ये है कि कौन बड़ा है, V क्रॉस B करते हैं, कौन बड़ा आ गया भाई, A बड़ा आ गया, A बड़ा है तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, कितना, BVR।
संतुष्ट हैं क्या सभी लोग? बिल्कुल हाँ, बी वी एल इनमें से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए, ईएमएफ जीरो, बिना सोचे। चलो और आसान सवाल है ये वाला, तो बता दो क्या आ जाएगा भाई। लूप दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, वेलोसिटी दी है, तो इसमें तो सोचना ही कहाँ है। अंडा, जीरो आंसर है। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप लोगे तो एल क्रॉस बी जो आएगा वो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा। सॉरी, किसी भी एलिमेंट को आप लोगे तो वी क्रॉस बी जो आएगा, वी क्रॉस बी जो आएगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगा, और जो एल वेक्टर है इज इन प्लेन। तो कहीं भी ले लो एल डॉट वी क्रॉस बी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? शून्य ही आता है। तो आंसर जीरो ही आने वाला है। समझ आ गया ना? हलवा, क्या बात है, बिल्कुल आसान। तो इस इंस्टेंट पे आपको बताना है वी ए माइनस वी बी क्या होगा एट दिस इंस्टेंट। लेंथ एल है। ये वाला तो बहुत ही आसान है, जल्दी से बता देना, अगले वाले पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो भाई बी तो कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? आई क्रॉस आर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी। तो बस अब क्या लिखना है? बी वी एल, ठीक है ना। तो बी हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, वी एल, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। मेन चीज है बैटरी कैसे बनेगी, तो अब मैं कर लूंगा वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी किधर आ गया? ऐसे। तो बी बड़ा है तो बस एक माइनस साइन और आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो कि राइट हैंड रूल कितना काम आ रहा है हमें, वो अगर ढंग से नहीं आएगा तो गड़बड़ी होती रहेगी। बी पार्ट बता दो भाई। जो अभी सुमित ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए, तो आप देख सकते हो कि वायर से हर पॉइंट की दूरी अलग है, तो अब क्या इससे निकालेंगे? तो मेथड तो वही है, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का छोटा सा वायर लेके छोटा सा ईएमएफ, उसे इंटीग्रेट। 3.5 मिनट का समय है, 1.5 मिनट पे मैं शुरू कर दूंगा सॉल्व करना। एक्स पे ये लिया मैंने डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर ही होगी। छोटा सा ईएमएफ जो ये प्रोड्यूस करेगा, पहले तो देख लेते बड़ा कौन होगा। तो वो तो पता ही है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही आ रही है। तो वी क्रॉस बी, तो बैटरी तो कैसी बनेगी? बैटरी तो हमें समझ आ रहा है कि ऐसी बनने वाली है, ठीक है ना, वी क्रॉस बी से। तो ए तो बड़ा ही है, तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। अच्छा, छोटा सा ईएमएफ लिख रहा हूं मैं इसकी वजह से, तो वो हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, वेलोसिटी v, और लेंथ कितनी है dx। बस भाई इसी को इंटीग्रेट करना था l से लेके 2l तक। कितना आसान है, म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई 1 बाई एक्स का ln x ln 2, ये आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि सभी के लिए आप देख सकते हो वी क्रॉस बी तो लेफ्ट में ही आ रहा है, तो छोटी छोटी बैटरी सीरीज में है, सब जुड़ के बड़ी बैटरी बन जाएंगे, ठीक है ना। एक और, अरे यार एक और 2 मिनट में कर पाओगे? चलो एक होमवर्क अगर हो जाता है अभी तो ठीक है, अपना आंसर दे देना, और नहीं हो पाया, इंटीग्रेशन नहीं है पर हाँ फटाफट बता दो, पूरे लूप के लिए बताना है आपको। ये लेंथ एल है, एल है, एल है, ई लूप बताना है। 1 मिनट का समय, अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कल सॉल्व करेंगे। पूरे लूप में